नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अभिषेक कुमार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस का देखेंगे। ये पॉलिटिकल साइंस का तीसरा वीडियो है क्लास 11-12 का। ठीक है, इससे पहले मैंने दो वीडियो ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 2 को डाल दिया है। तो जिस भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा का अध्यक्ष। सेकंड में देखते हैं, पंचायती राज को सम्मिलित किया गया है। पंचायती राज को सम्मिलित कहाँ किया गया है? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या अपशिष्ट सूची में। तो बताएंगे कहाँ सम्मिलित किया गया था। यहाँ पर बी हो जाएगा, राज्य सूची में। 3 में देखते हैं कि निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है। इसमें से कौन सा कार्य है चारों ऑप्शन में जो स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है। तो देखिए, लोक स्वास्थ्य ये तो है, ये भी है, स्वच्छता, लोकोपयोगी सेवाएं ये भी है, लोक सेवाओं का अनुरक्षण ये नहीं है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न संख्या 4 में देखते हैं कि राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया जा सकता है। राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर संसद के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद है 5वां में देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस अधिकार का डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा के रूप में वर्णन किया गया है। हृदय एवं आत्मा के रूप में वर्णन किया गया है, तो कौन हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6 में देखेंगे कि भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है। तो मॉरिस जोन्स, ऑस्टिन, जेंगसिंग, वीनर किसने कहा है? तो प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पर जेंगसिंग ने कहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक बिना सदन का सदस्य बने उस सदन की अध्यक्षता करता है। यानी कि कौन है इसमें से चारों ऑप्शन में से जो बिना सदन के सदस्य बने उस सदन की अध्यक्षता करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का उपराष्ट्रपति, विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का अध्यक्ष। तो बताएंगे कौन हो जाएगा यहाँ पर? तो भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो सदन का अध्यक्ष, सदन की अध्यक्षता करता है बिना सदन का सदस्य बने। ठीक है, चलिए उसके बाद है प्रश्न संख्या 8 में कि निम्नलिखित में से क्या एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का आच्छादित नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वो नहीं आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, कार्य करने का अधिकार ये भी है, लोक स्वास्थ्य में सुधार सुनिश्चित करना ये भी है, गोवध निषेध ये भी बताया गया है। ठीक है, महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना ये नहीं बताया गया है। ठीक है, तो ये इसका सही डी आंसर इसका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 में देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है तो संसद के किसी भी सदन में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में, केवल लोकसभा में या केवल राज्यसभा में। तो देखिए, महाभियोग जो होता है वो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 में देखते हैं कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। यानी लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की भी अनुपस्थिति हो जाने पर तो कौन करेगा? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में अध्यक्ष द्वारा निर्धारित 6 सदस्यीय पैनल का एक सदस्य होता है, वो करेगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न संख्या 11 में कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन प्रक्रिया में संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा संविधान संशोधन के लिए? तो 368 में, 368। प्रश्न संख्या 12 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रीट अधिकारों को अपने कर्तव्य के अनुपालन का निर्देश देता है। निम्नलिखित में से कौन सा रीट अधिकारों को अपने कर्तव्य के अनुपालन का निर्देश देता है? तो ये परमादेश देता है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 13 में, निम्नलिखित समितियों में से कौन सी समिति में संसद के दोनों सदनों के प्रतिनिधि होते हैं। संसद के दोनों सदनों के प्रतिनिधि होते हैं, तो कौन होते हैं? लोक लेखा समिति। इसका सही आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। प्रश्न संख्या 14 में, किस निकाय को समवेत रूप में देश का आर्थिक मंत्रिमंडल कहा जाता है।
प्रश्न संख्या 14 में, तो योजना आयोग को कहा जाता है। ठीक है, आप लोग एक एक करके मिलाते जाएंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किनका कितना सही हुआ है, और किसी क्वेश्चन से संबंधित अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। मैं सभी कमेंट्स का जवाब जरूर देता हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 में कि मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है, यानी मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है, तो बताएंगे संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का बी सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, इसका राष्ट्रपति हो जाएगा, यहाँ पर आगे पीछे हो गया तो देख लेंगे, इसका सही आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए 15 का, उसके बाद है 16 में कि भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है, तो इसका मूल संरचना का सिद्धांत है न्यायिक व्याख्या, न्यायिक व्याख्या, इसका भी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 में कि संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी निम्नलिखित में से कौन इसकी कार्यवाही में सक्रिय रूप में भाग ले सकता है, यानी कि सक्रिय रूप में भाग ले सकता है संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी, तो कौन हो जाएगा, तो भारत का महान्यायवादी। ठीक है, भारत का महान्यायवादी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न संख्या 18 में कि भारत में दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा की वकालत किसने की, दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा की वकालत किसने की, प्रश्न संख्या 18 का, तो जयप्रकाश नारायण ने किए थे। प्रश्न संख्या 19 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है अध्यक्ष करते हैं, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति विज्ञान के अध्ययन का परंपरागत उपागम नहीं है, यानी कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागम नहीं है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इतिहास लेखन। ठीक है, इतिहास लेखन। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको आप लोग लाइक कर दीजिए, जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों लोगों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक ग्रुप पर। ठीक है, चलिए ताकि और लोगों को भी ये फायदा हो जाए। चलिए प्रश्न संख्या 21 में देखते हैं कि किसने अध्यादेशात्मक प्रणाली पद सर्वप्रथम प्रयोग किया था, सर्वप्रथम ये प्रणाली जो था किसने प्रयोग किया था, तो प्रश्न संख्या 21 का, तो ये सबसे पहले वाल्टर बेज हॉट ने प्रयोग किया था, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंध नहीं है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंध नहीं है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि संगठन की स्वतंत्रता यह है, विचरण की स्वतंत्रता ये भी है, सभा की स्वतंत्रता ये भी है, तो संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने की स्वतंत्रता ये नहीं है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 23 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन के कल्याणकारी राज्य के आधारत्व की अवधारणा नहीं है। प्रश्न संख्या 23 में अनुबंध की स्वतंत्रता, ये इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, अनुबंध की स्वतंत्रता। प्रश्न संख्या 24 में कि अरबिंदो मुख्यतः किसके लिए विख्यात है, अरबिंदो जो है मुख्यतः किसके लिए विख्यात है। ठीक है, तो लाइफ डिवाइन। ठीक है, लाइफ डिवाइन, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 25 में भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है भारतीय संविधान, तो 25 का आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय में। ठीक है, कहाँ करता है न्यायाधीश की व्यवस्था, तो उच्च न्यायालय में, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 में देखते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है, लोक कल्याणकारी राज्य किसे कहा जाएगा, तो लोक कल्याणकारी राज्य व्यक्तिवाद एवं समाजवाद की मध्य स्थिति जो होती है उसे लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है, इसका डी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 में है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, देखिए यहाँ नहीं कह रहा है, कौन सा सही नहीं है, लॉक उदारवादी था, मोस्का बहुलवादी था, हीगल आदर्शवादी था, पैरोट अभिजनवादी था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मोस्का जो था बहुलवादी है, ये गलत पूछ रहा है, सही नहीं है, तो यहाँ पर ये सही नहीं है। ठीक है,
चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 28 में, निम्नलिखित में से कौन दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत की विशेषता नहीं है? कौन दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत की विशेषता नहीं है? प्रश्न संख्या 28 का। तो इसमें देखिए कहता है कि इसने आदिम व्यक्ति के धार्मिक तथा आत्मविश्वासी बनाया, इसने आदिम व्यक्ति को अनुशासित किया, इसने सामान्य जन में कानून और शासन सत्ता के प्रति निष्ठा उत्पन्न की, इनमें इसने लोगों के राजभक्ति एवं आज्ञा पालन सिखाया। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सामान्य जन में कानून और शासन सत्ता के प्रति निष्ठा उत्पन्न करना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 29 में, संपत्ति चोरी का धन है, यह कथन किसका है? यह कथन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, संपत्ति चोरी का धन है, यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 29 का। प्रश्न संख्या 29 का ये इसका सही आंसर प्रोधो हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए उसके बाद है प्रश्न संख्या 30 में कि आधुनिक उदारवाद शास्त्रीय उदारवाद से किस प्रकार भिन्न है? यानी कि आधुनिक उदारवाद जो है शास्त्रीय उदारवाद से किस प्रकार भिन्न है? तो 30 का इसका आंसर हो जाएगा। तो यह सभी प्रकार के अधिनायकवाद और शोषण के मुक्त विश्व के पक्ष में है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 31 में देखते हैं कि प्रश्न संख्या 31 में, निम्नलिखित विचारकों में से किसका सुझाव है कि संपत्ति का अधिकार जीवन तथा स्वतंत्रताओं का आधार है? यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है जॉन लॉक का है। यह कथन किसका है? जॉन लॉक का। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 31 में, यह किसने कहा था कि अधिकार वह आवश्यक शक्तियां हैं जिनसे मनुष्य एक नैतिक प्राणी के रूप में अपना दायित्व पूर्ण करता है? नैतिक दायित्व के रूप में अपना दायित्व पूर्ण करता है, नैतिक प्राणी के रूप में अपना दायित्व पूर्ण करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये ग्रीन ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 33 में, निम्नलिखित में से कौन अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का समर्थक नहीं है? कौन जो है अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो ये बेसांके इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 में, बहुलवादियों के अनुसार राज्य का प्रमुख कार्य है, बहुलवादियों के अनुसार राज्य का प्रमुख कार्य क्या है वो पूछ रहा है इसमें। तो अपने नागरिकों का समान कल्याण करना, ये तो है। विभिन्न संघों के गतिविधियों को नियंत्रित करना, ये नहीं हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, विभिन्न संघ गतिविधियों को नियंत्रित करना, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 35 में कि विश्लेषणोपरांत ऑस्टिन के सिद्धांत में संप्रभु के पास है। विश्लेषणोपरांत ऑस्टिन के सिद्धांत में संप्रभु के पास है। 35 का हो जाएगा। तो 35 का हो जाएगा यहाँ पर आंसर कि मात्र अधिकार कर्तव्य नहीं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा मात्र अधिकार कर्तव्य नहीं, सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 में देखते हैं कि कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। उपर्युक्त परिभाषा दी गई है। तो उपर्युक्त परिभाषा दी गई है ये चारों में से कि यह आपको आंसर बताना है 36 का। तो 36 का इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो बी इसका आंसर हो जाएगा, सालमंड द्वारा। ये नियम का समूह जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था? तो सालमंड के द्वारा दिया गया था। प्रश्न संख्या 37 में कि निम्नलिखित में से कौन फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंध नहीं था? फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंध नहीं था। तो सही आंसर हो जाएगा न्यूमैन। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूमैन। उसके बाद है प्रश्न संख्या 38 में, यह किसने कहा है कि मानव स्वभाव सामाजिक संबंधों की समष्टि है? यह किसने कहा था 38 का? तो यहाँ पर एम.एन. रॉय हो जाएगा। ठीक है, एम.एन. रॉय हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 में, किसने कहा कि राज्य की उत्पत्ति जीवन की मूल आवश्यकताओं के कारण हुई और उसका अस्तित्व सजीवन की सिद्धि के लिए बना हुआ है? तो 39 का यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, अरस्तु ने कहा था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 40 में कि निम्नलिखित में से कौन राज्य एवं समुदाय में भेद नहीं करता? राज्य एवं समुदाय में भेद नहीं करता है, किसने कहा था? तो ये रूसो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का समर्थक है? निम्नलिखित में से कौन जो है लोकतंत्र का समर्थक है? तो लॉर्ड्स ब्राइस जो है लोकतंत्र का समर्थक है। प्रश्न संख्या 42 में
यहाँ पर कहा गया कि यह किसने कहा है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक के पास एक अफसर होता है और उसे वह विदित होता है कि यह उसके पास है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 42 का ये लॉवेल कहा था। ठीक है, चलिए उसके बाद है प्रश्न संख्या 43 में कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि राजनीतिक प्रतिबद्धता का अंततः सामाजिक प्रतिबद्धता में रूपांतरण हो जाता है। प्रश्न संख्या 43 का तो ये आदर्शवादी सिद्धांत है। ठीक है, ये आदर्शवादी सिद्धांत हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न संख्या 41 में कि निम्नलिखित में से किस रचना में महात्मा गांधी को सर्वाधिक प्रभावित किया। किस रचना ने महात्मा गांधी को सर्वाधिक प्रभावित किया था? तो अनटू दिस लास्ट। ठीक है, अनटू दिस लास्ट, इसका डी सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी को काफ़ी प्रभावित किया था। 45 का देखेंगे कि लोकतंत्र की सफलता के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया। लोकतंत्र की सफलता के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया? तो किसने किया था? तो ये मिल ने किया था, JS मिल ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 में कि प्राचीन भारत में राज्य के अंग थे। प्राचीन भारत में राज्य के कितने अंग थे बताएंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कुल 7 अंग थे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 47 में कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। न्यायिक पुनर्वलोकन जो है किस पर आधारित है? प्रश्न संख्या 47 में बताएंगे। तो ये जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, किसके क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर C हो जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। प्रश्न संख्या 48 में भारत में पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन का प्रबंध करता है। पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन का प्रबंध करता है प्रश्न संख्या 48 का, तो ये हो जाएगा राज्य का चुनाव आयोग। कौन करता है? राज्य का चुनाव आयोग करता है। प्रश्न संख्या 49 में कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। भारत के उपराष्ट्रपति देखिए पूछ रहा है कि उसका निर्वाचन जो होता है किस तरह से होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या फिर उसी पद्धति द्वारा जिससे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, यहाँ पर B सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 में कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर बताना है कि मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। और कौन सा नहीं है? तो राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये तो है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर B हो जाएगा। चलिए उसके बाद है प्रश्न संख्या 51 में देखेंगे कि उन विषयों पर कौन कानून बनाएगा जो भारतीय संविधान में दी गई तीनों सूचियों में से किसी में भी उल्लिखित नहीं है। ठीक है, यानी कि उस विषय पर कौन कानून बनाएगा। जैसे एक संघ सूची होता है, एक होता है राज्य सूची, ठीक है, और एक होता है समवर्ती सूची। ठीक है, तो संघ सूची जिस पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची वो होता है जिस पर दोनों के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वैसी सूचियाँ हैं जो तीनों में मतलब दोनों में नहीं आता है, तो कौन बनाएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 51 में देखिए, तो उस पर कानून जो है संसद बनाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 52 में देखते हैं कि यह किसका विचार है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल कल्पना मात्र है। यह किसका विचार है? यहाँ पर बताएंगे कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल कल्पना मात्र है। तो ये किसका है? तो GDH कोल का है। ठीक है, इसका सही आंसर B हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 में देखेंगे लिबरलिज्म लिमिट्स ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। इस पुस्तक के लेखक बताएंगे। तो इस पुस्तक के लेखक जो थे ये सेंडेल थे। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक थे कौन? सेंडेल। चलिए उसके बाद है प्रश्न संख्या 54 में कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है यहाँ पर बताना है, कौन सा सही नहीं है। तो 54 का यहाँ पर देखिए, राज्य अमूर्त किंतु सरकार मूर्त है। ठीक है, समाज राज्य से अधिक व्यापक है, ये भी ठीक है। सरकार राज्य की अभिकर्ता है, ये भी ठीक है। राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है, तो ये जो है ऐच्छिक नहीं है। ठीक है, ये ऐच्छिक है, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पर D हो जाएगा सही आंसर। ये बाकी सब सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद है प्रश्न संख्या 54 में कि निम्नलिखित में से कौन अधिकारों के सामाजिक कल्याण सिद्धांत का समर्थक नहीं है। समर्थक नहीं है, तो बताएंगे
इसका क्या हो जाएगा, तो हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56, राजनीतिक लोकतंत्र के अनिवार्य तत्व निम्नलिखित में से कौन है। तो प्रत्येक वयस्क के शासकों के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है, प्रत्येक वयस्क नागरिक देश में सर्वोच्च राजनीतिक पद पर चुनाव लड़ सकता है, प्रत्येक नागरिक को सरकार के कार्यों की आलोचना करने का अधिकार है, और प्रत्येक नागरिक को कार्य का अधिकार है। तो प्रश्न संख्या 56 का क्या हो जाएगा, तो प्रश्न संख्या 56 का यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3 हो जाएगा। 1, 2 प्रत्येक नागरिक को कार्य का अधिकार नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कार्य ऐसा नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को काम ही दिया जा सकता है, काम मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 1, 2, 3 ये जो है ये सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 57 में कि राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारी समिति है, यह विचार किससे संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है, तो मार्क्सवादियों से संबंधित है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 58 में कि निम्न में से किस आयोग की नियुक्ति केंद्र राज्य संबंधों के परीक्षण करने के लिए की गई है। केंद्र राज्य को परीक्षण करने के लिए किया गया है, तो यह है सरकारिया आयोग, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सरकारिया आयोग। प्रश्न संख्या 59 में है कि निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र की बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णन किया है। लोकतंत्र को निरंकुशता के रूप में वर्णन किया है, किसने किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, डी टॉकविले, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 में देखते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र का पारंपरिक ज्ञात उदाहरण पाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 60 का क्या उदाहरण पाया जाता है, तो एथेंस में। कहाँ पाया जाता है, एथेंस में। प्रश्न संख्या 61 में कि मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है। मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है, क्या है बताएंगे। प्रश्न संख्या 61 का शक्ति सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत, सामाजिक संविदा सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत। तो ये हो जाएगा दैवीय सिद्धांत। प्रश्न संख्या 62 में निम्नलिखित में से कौन केवल शिक्षित व्यक्तियों को ही मताधिकार दिए जाने का समर्थक है। यानी कि कौन है जो चारों में से एक जो कहता है कि सिर्फ शिक्षित व्यक्तियां ही मताधिकार दे सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिल ने कहा था, ठीक है, जेएस मिल ने कहा था। प्रश्न संख्या 63 में है कि संसदीय शासन व्यवस्था में, देखिए देखते हैं क्या करें संसदीय शासन व्यवस्था में क्या है। तो प्रश्न संख्या 63 में कि व्यवस्थापिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायित्व, व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व, न्यायपालिका व्यवस्था। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न संख्या 64 में देखते हैं कि एकात्मक शासन की विशेषता है। एकात्मक शासन की विशेषता क्या है प्रश्न संख्या 64 का, तो यहाँ पर सभी शक्तियाँ केंद्र में निहित होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि सभी शक्तियाँ केंद्र में निहित होती है, इसका डी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 में कि नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो कौन करता है, मंडलायुक्त, महापौर, जिलाधिकारी या नगर पालिका का आयुक्त। तो इसका अध्यक्षता की बैठक जो करता है वो महापौर करता है। चलिए प्रश्न संख्या 66 में देखते हैं कि अधिष्ठात्मक शासन प्रणाली जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है, यानी कि कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है अधिष्ठात्मक शासन प्रणाली जो है, तो वो है शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 में है कि सामाजिक संविदा सिद्धांत संबंधित है। सामाजिक संविदा जो है वो किससे संबंधित है, तो राज्य की प्रकृति से, कि कार्यों से, कि भविष्य की उत्पत्ति से। इसका सही आंसर उत्पत्ति से हो जाएगा। संख्या 68 में देखते हैं कि यह किसने कहा था कि चर्च ने सभी मनुष्यों की समानता की स्वीकृति प्रदान की, किंतु यह समानता स्वर्ग में ही प्राप्त होगी। तो यह कथन किसने कहा था, तो यह कथन जो था लीकॉक ने कहा था। इसका सही आंसर लीकॉक हो जाएगा। चलिए उसके बाद है प्रश्न संख्या 69 में कि यद्भाव्यम नीति संबंधित है। यद्भाव्यम नीति संबंधित है 69 का, तो किससे संबंधित है बताएंगे 69 का, तो ये जो है व्यक्तिवाद से संबंधित है। किससे संबंधित है, व्यक्तिवाद से संबंधित है। प्रश्न संख्या 70 में वैज्ञानिक समाजवाद जनक किसे माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है किसे माना जाता है, तो मार्क्स को माना जाता है। किसे माना जाता है, मार्क्स को माना जाता है। प्रश्न संख्या 71 में कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन के लिए कौन लोक विवेक पर बल देता है। कौन लोक बल पर विवेक देता है, तो मैफर्सन। कौन देता है, मैफर्सन। इसका सही आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 72 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधी दर्शन की अवधारणा नहीं है। प्रश्न संख्या 72 में तो जो पूछ रहा है कि गांधी दर्शन की अवधारणा नहीं है, तो राजनीतिक शक्ति, इसका सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक शक्ति। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, हिंद स्वराज के रचयिता कौन है। हिंद स्वराज के रचयिता कौन है, तो कौन है, एम.के. गांधी। ठीक है, एम.के. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी। प्रश्न संख्या 74 में कि कौन विधायिका को कानून निर्माण हेतु उपर्युक्त निकाय नहीं मानता है। कौन विधायिका को कानून निर्माण हेतु उपयुक्त निकाय नहीं मानता है, तो कौन नहीं मानता है, तो मिल नहीं मानता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न संख्या 75 में कि निम्नलिखित में से कौन राज्य के प्रतिसत्तात्मक उत्पत्ति सिद्धांत का समर्थक है। प्रतिसत्तात्मक उत्पत्ति सिद्धांत का समर्थक है, तो इस कौन है, तो लीकॉक। इसका सही आंसर लीकॉक हो जाए। प्रश्न संख्या 76 में देखेंगे कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, यह कथन है, तो यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है विलोबी का है। यह कथन किसका है, विलोबी का है। प्रश्न संख्या 77 में देखते हैं कि एक संतुष्ट सूकर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना श्रेष्ठ है। यह कथन किसने कहा था कि एक संतुष्ट सूकर यहाँ सुअर को कहा गया है कि अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना श्रेष्ठतर है। तो यह कथन किसने कहा था, तो यह कथन जो था ये भी मिल नहीं कहा था। ठीक है, जे.एस. मिल इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 में कि एन एंड्रोसन टू पॉलिटिक्स शीर्षक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, यानी इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक जो हो जाएगा इसका सही आंसर हेराल्ड जे लॉस्की। ठीक है, हेराल्ड जे लॉस्की इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 कौटिल्य समर्थक था। कौटिल्य जो था समर्थक था किसका, तो कौटिल्य जो था कल्याणकारी राज्य का समर्थक था। और अब अंतिम प्रश्न लास्ट का प्रश्न है ये, वैधानिक और तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य विभेदीकरण किया गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य विभेदीकरण किया गया। ये अंतिम प्रश्न है। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जो भी नए हैं उसको वो लोग चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको हर विषय का इसमें सेट मिलते रहेगा। ये पॉलिटिकल साइंस का सेट ये 3 है। ठीक है, इससे पहले 2 सेट मैंने डाल दिया था, हर एक सप्ताह में 1 सेट मैं डालूंगा जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए प्रश्न संख्या 80 में क्या करा है कि वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य विभेदीकरण किया गया। तो विभेदीकरण किया गया था किसके द्वारा, तो ये भी लॉस्की के द्वारा किया गया था, H.J. लॉस्की के द्वारा। ठीक है, तो ये था अब तक का तीसरा वीडियो पॉलिटिकल साइंस का। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह के वीडियो लेकर के फिर आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।